देखिए, साहित्यिक निबंध हम लोग पढ़ लिए। अब साहित्य के बाद अब हम लोग कृषि पर आ जाते हैं। कृषि और किसान पर एक निबंध पूछा जरूर जाता है, चाहे आरओ हो और चाहे वो यूपी पीसीएस हो। ये चूंकि छोटा टॉपिक है, या दो तीन निबंध बन रहे हैं, और इन तीनों को पढ़ लिया या तो ये तीनों सीधे फंस जाएंगे, या और कोई भी अगर निबंध आएगा तो इन तीनों को अगर हम लोग जानते हैं तो वो उस निबंध को भी लिख देंगे। इसी लालच से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। कुछ लोग महिला सशक्तिकरण लिखे जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन जो साहित्यिक निबंध वाला खंड है उसी में महिला है। क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसके बाद मैं प्राकृतिक आपदा पर जाऊंगा ताकि ABC तीनों सेक्शन कवर हो। भगवान चाहे तो चीजें बढ़िया बढ़िया हो जाए, ठीक है। इसीलिए साहित्यिक निबंध में भी 6-7 निबंध में करवा दिया जितना परंपरागत है जो पूछे जाते हैं, या तो यही पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत घुमा पूछे जाएगा। तो जो अगर आपको ये आते हैं तो इन्हीं के सारे लिख ले जाएंगे। यही बात किसान पे भी हो जाएगी। तो इस तरह 2 निबंध हम लोगों के सुरक्षित हो जाएंगे और इसके बाद हम लोग सीधे आपदा प्रबंधन पर आ जाएंगे। तो ये है स्थिति। तो देखिए, अब कृषि क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो जो पहला निबंध है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो इसमें इसको करेंगे और इसी में वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की मूल्य व्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सबके केंद्र में कृषि ही है, लोक से परलोक तक। तो एक एक चम्मच दूसरे पहलू जोड़ देंगे और बाकी जो हमसे पूछा गया अर्थव्यवस्था में महत्व उसको खूब डिटेल लिखेंगे और इसी तरह एक सुंदर सा निबंध बना देंगे। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो इसमें विषय प्रवाह में जो विषय का प्रवाह मतलब जो हमारी विषय वस्तु वो प्रवाहित होकर किन किन पड़ावों से गुजरेगी, इसको हम कहते हैं विषय प्रवाह। या उत्तर के हमारे कितने खंड है, किस क्रम में व्यवस्थित है। तो पहले हम प्रस्तावना दे देंगे एक अच्छी सी, और उसके बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों के लिए कृषि का महत्व, कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न पहलू है उनमें कृषि का महत्व क्या है। तो पहला तो ये सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान क्या है, रोजगार में क्या योगदान करती है, सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता है। ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र में क्या योगदान इसका होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। खाद्य सुरक्षा में योगदान, कृषि की सहायक जो गतिविधियां हैं, ये पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, रेशम कीट पालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, ये सब है। उद्योगों में कृषि का क्या महत्व, निर्यात में क्या महत्व, व्यापार और सेवा क्षेत्र में क्या महत्व है, सरकार की आमदनी में इसका क्या महत्व है, पूंजी निर्माण जो होता है, जो बचत होती है किसी अर्थव्यवस्था की प्रतिवर्ष, उसको पूंजी निर्माण कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र में जो पूंजी निर्माण होता है निवेशित कहाँ होता है, गैर कृषि क्षेत्रों में। और उसके बाद फिर सांस्कृतिक महत्व एक पैराम दे देंगे और उसके बाद फिर हम लोग निष्कर्ष दे देंगे। तो देखिए, अब ये थोड़ा सा मैं कोई दूसरी हेडिंग डाला था तो इसके लिए क्षमा करें। ये देखिए हेडिंग पढ़िए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो पहले हम प्रस्तावना दे देंगे। एक गांधी जी का कथन है कि कृषि भारत की आत्मा है और एकदम सही बात भी है। अब हम आगे अपना शुरू कर देंगे। प्राचीन काल से आज तक कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी है। भारत में कृषि एक आर्थिक धारा मात्र नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति भी है। तो कृषि आर्थिक धारा का मतलब क्या होता है, जैसे कारपोरेट फार्मिंग हमारे यहाँ भी कहीं कहीं हो रही है। तो वहां क्या, किसान अपने को उत्पादक समझता है और लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है, और उसके लिए जो फसल है वो कृषि वस्तु है जिसको बाजार में बेच के ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमाता है। तो इसको कोई उसको ना तो भूमि से मोह है ना फसल से कोई मोह है, आर्थिक दृष्टिकोण के अलावा उसका कोई दृष्टिकोण नहीं है। तो इसको आर्थिक जीवन धारा कहते हैं। तो कारपोरेट फार्मर वगैरह ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो गांव के छोटे छोटे किसान हैं तो उनके लिए कृषि जीवन शैली है। घाटे में जाने के बाद भी किसान खेती नहीं छोड़ता, क्योंकि यही इसका अस्तित्व है, यही इसका सम्मान है। इसीलिए जब वो लगातार घाटे में चला जाता तो आत्महत्या कर लेता, लेकिन खेतों को छोड़ता नहीं है। तो ये क्या है, जीवन शैली है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी से उसको खेती के संस्कार मिले हुए हैं। समाज के, ग्रामीण समाज के सामाजिक जो संबंध है वो खेती पर आधारित है। जो हमारी संस्कृति है उसका केंद्र बिंदु क्या है, वो भी कृषि ही है। और दैनिक जो जीवनचर्या किसान ग्रामीण की होती है वो खेती के आसपास घूमती रहती है।
तो इसको कहते हैं जीवन पद्धति, जहां कृषि हाँ किसी समुदाय के या समाज के संस्कारों का निर्धारण करती है, संस्कृति का निर्धारण करती है, सामाजिक संबंधों का निर्धारण करती है। कृषि ही ग्रामीण समाज में समुदायों को या समाजों को के सदस्यों के बीच एकजुटता बनाए रखती है, चाहे वो फसल की बुआई के समय सहयोग हो, चाहे फसल की कटाई के समय सहयोग हो, चाहे त्योहार मनाने में हो। तो इस तरह से एकजुट बनाए रखती ये है जीवन, इसको कहा जाता है जीवन शैली। हमारे जो त्योहार है, मकर संक्रांति है, ओणम है, बैसाखी है, तो अधिकतर जो त्योहार है या तो फसल की बुआई के समय मनाए जाते हैं या फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे लोकगीत जो हमारे हैं वो खेती पर आधारित है, लोक नृत्य हमारे खेती पर आधारित है, जो कलाएं हैं लोक कलाएं वो भी खेती पर ही आधारित है, टोकरी बनाना, ये फर्नीचर वगैरह बनाना, तो ये सब किस पर, खेती पर ही आधारित है। तो इस तरह से इसको जीवन पद्धति कहा जाता है। ये जीवन पद्धति जब खेती होती है तो आर्थिक स्थिति से बड़े ऊपर होती है। गांव में बुआई के समय या फसल की कटाई के समय एक दूसरे से लोग सहयोग लेते हैं, वहां कोई दूसरा बाहर वाला चाहे जितनी मजदूरी देता रहे, लेकिन व्यक्ति अपने परिवार समुदाय के साथ खड़ा होता है, क्योंकि वहां सामाजिक संबंध सर्वोच्च महत्व के होते हैं, न कि आर्थिक संबंध। ऐसी स्थिति में सामुदायिक एकता बढ़ती है, ये चीज कही जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का बहुआयामी में अनेक पहलुओं से महत्व है। भारतीय समाज व संस्कृति वास्तव में कृषि पर ही आधारित है। तो ये कृषि पर आधारित है भारतीय समाज और संस्कृति, अभी आगे डिटेल में आएगा। लॉर्ड मेयो देखे इंग्लिश गवर्नर जनरल था, उसने यहाँ आया, इंग्लैंड का आदमी था, सारा अवलोकन करके उसने कथन कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का दृष्टिकोण खेती पर आधारित है। तो ये कथन यहां पर हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट बात है, भारत में कृषि के महत्व का आकलन केवल सकल घरेलू उत्पाद पर ही आधारित नहीं है कि जीडीपी में उसने कितना योगदान दिया, बल्कि ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र में इसकी जो भूमिका है उसके अनुसार भी इसके महत्व का आकलन किया जाता है। अब ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र, तंत्र माने होता है ढांचा, पारिस्थितिक माने आत्मनिर्भर, पारिस्थितिकी एक जो है विज्ञान की शाखा होती है, तो आत्मनिर्भरता का अध्ययन किया जाता है वहां पर जैव समुदायों और प्राकृतिक वातावरण के बीच। तो तंत्र माने ढांचा, पारिस्थितिक माने आत्मनिर्भर, ग्रामीण माने गांव का। तो गांव का जो आत्मनिर्भर का ढांचा है उसको ये स्थिर रखती है। गांव की आत्मनिर्भरता का ढांचा क्या है? ग्रामीणों को खेती भोजन देती है, रोजगार देती है, कच्चा माल देती है और आय के साधन, निरंतर आय के मौके देती रहती है, और इस तरह उन्हें बाहर वाले की जरूरत नहीं होती है, अपने आप वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। इस आत्मनिर्भर तंत्र को जो खेती है स्थिरता देती है। तो ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र को स्थिरता प्रदान करने के लिए दोनों जो पहलू हैं, जीडीपी और ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र, और दोनों को एक साथ मिलाकर भारत में कृषि के महत्व का आकलन किया जाता है। अब आगे चलते, भारत के सकल घरेलू उत्पाद भी आप लोग अर्थव्यवस्था में पढ़े होंगे। किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वित्त वर्ष में जो वस्तुएं और सेवाएं सृजित होती हैं उनका जो बाजार मूल्य है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 17 से 18% है। इस तरह उद्योग और सेवा से कम तो है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण कृषि। देश में कृषि सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता है। कुल देश के कुल रोजगार का 44 से 45% कृषि से प्राप्त होता है, वो भी अधिकतर ग्रामीण रोजगार है। देश के अशिक्षित, पिछड़े तथा अकुशल श्रमिक यहीं से सर्वाधिक रोजगार प्राप्त करते हैं, जिन्हें और कोई काम पर न रखता। ग्रामीण रोजगार प्रदान करे, ग्रामीण नगरीय प्रवसन को रोकती है। गांव में चाहे कोई कितना अकुशल हो, रोजगार उसके पास नहीं होगा तो जिंदा रहने के लिए शहरों की तरफ जाएगा, और शहरों में अनावश्यक बेतरतीब भीड़ बढ़ेगी, और इस तरह शहर उस भीड़ से दब के मर जाएंगे और गांव उजड़ जाएंगे। तो कितना महत्वपूर्ण काम करे, गांव में रोजगार देती है तो शहरों में बेतरतीब उतनी ज्यादा भीड़ नहीं उमड़ती, तो शहर भी जिंदा है और गांव भी जिंदा है। तो ये चीज है।
प्रवसन माने एक जगह से दूसरी जगह जाना, ग्राम से नगर की ओर चले जाना। कृषि उत्पादकता जब बढ़ती है, बढ़ने से ग्रामीणों का जीवन स्तर उन्नत होता है। इससे ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन में सहायता मिलती है, नहीं सरकार के सामने भीषण संकट आता। ग्रामीण विकास प्रोत्साहित होता है। ग्रामीण नगरीय अंतराल मतलब गैप जो है ग्रामीण जीवन स्तर और शहरी जीवन स्तर का, वो कम होता है, क्योंकि ग्रामीणों का जीवन स्तर जब उन्नत होगा तो शहरी जीवन स्तर और ग्रामीण जीवन स्तर के बीच अंतर कम हो जाएगा। यही बात कही जा रही है। कई ऐसे ग्रामीण ढेर सारे होते जिनके पास खेती के अलावा आय का अन्य कोई साधन नहीं है, तो उनके लिए खेती सामाजिक सुरक्षा का काम करती है। किराए पर उसको उठा सकते हैं, कोई बीमारी पैदा हुई, हाँ, अन्य कोई स्थिति नहीं है तो उसको बेच सकते हैं, तो सामाजिक सुरक्षा है। तो अपने को आपको खेती को बेचकर, खेती को किराए पर उठा के अपने को सुरक्षित तो कर सकते हैं। तो अन्य आय स्रोत भी इन ग्रामीणों के लिए कृषि सामाजिक सुरक्षा चक्र भी है। नेक्स्ट बात है, यह 1.4 अरब जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सही बात है। इससे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला विघटित नहीं हो पाती। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला क्या है? खाने की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली चेन या जंजीर, इसकी अपनी कड़ियां होती जिसको खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। अर्थात खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक कृषि वस्तुओं के पहुंचने की जो चेन है उसको हम खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं। खेत में उत्पादन हो गया, उसके बाद भंडारण हुआ, कड़ियां देखिए इसकी, उत्पादन हो गया, फिर भंडारण हो गया, उस भंडारण का प्रबंधन किया जाता है कि घुन इसमें न लग जाए, चूहे ना खा जाए, तो भंडारण किया जाता है। उसके बाद फिर उसका प्रसंस्करण किया जाता है, मतलब कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदल दिया जाता है, इसको प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे गेहूं है, तुम सीधे गेहूं नहीं खाते, हम आटे की रोटी खाते, तो गेहूं से आटा बना दिया गया। आटा तब उसकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के बाद फैक्ट्री से परिवहन हुआ, होलसेलर के पास पहुंचा, फिर रिटेलर के पास पहुंचा, रिटेलर से खरीद के आप अपने घर ले आए, अंतिम भोक्ता तक पहुंच गया। पैदा कहाँ हो रहा है? खेतों में। तो खेतों से लगातार स्रोत बना हुआ तो पूरी आपूर्ति श्रृंखला चल रही है। अगर खेतों में पैदावार बंद हो जाए, आपूर्ति श्रृंखला ठप हो जाएगी, लोग भूखों मरने लगेंगे। ठप होने का मतलब विखंडित हो जाना। तो जो खेती है वो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विघटित या विखंडित तो नहीं होने देती। इससे क्या होता है, जब लगातार पैदावार होती रहती है तो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बनी रहती है, तो खाद्यान्न वस्तुओं की कीमतों में भीषण उतार चढ़ाव नहीं आ पाता। तो ये चीज है। कृषि की जो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार है, भंडारण की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, जैसे ग्रामीण सड़कें वगैरह हैं, इनको उन्नत करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित होती है, जिससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को भी लाभ होता है। अब गांव में अगर गोडाउन बनाए जा रहे हैं तो ईंट भट्टा से ईंटें आएंगी, सीमेंट आएगी, बालू आएगी, सरिया आएगी, तभी तो बनेगी। तो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को लाभ हुआ कि नहीं? गांव में अगर सड़क बन रही है तो जो डामर है, जो गिट्टी है, वो सब बाहर से तो आएगी, तो उससे भी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र को या उद्योग क्षेत्र को लाभ हुआ। वही बात कही जा रही है। कृषि की अपनी सहायक गतिविधियां जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, तो कृषि ही इन सब के मूल में है। कृषि ही इन सबों को प्रोत्साहित करती है। इसीलिए भारत आज दूध का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। वानिकी, फॉरेस्ट्री माने खेती के मेड़ों पर आसपास या खेतों में ही पेड़ लगा देना, इसको वानिकी कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी लकड़ी की जरूरत वानिकी के माध्यम से पूरी होती है। कृषि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है, जैसे वस्त्र उद्योग को ये जो है कपास देती है, चीनी उद्योग को गन्ना देती है, तंबाकू उद्योग को तंबाकू देती है, खाद्य प्रसंस्करण का जो उद्योग है उसको फल और सब्जियां प्रदान करती है, तो कई उद्योगों को ये कच्चा माल देती है। भारत की जो निर्यात टोकरी है, माने एक्सपोर्ट बास्केट, जो दूसरे देशों को माल भेजा जाता है, उसको निर्यात टोकरी कहते हैं, क्योंकि एक तरह का माल नहीं होता,
कहीं कंप्यूटर भेज दिया गया, तो कहीं लैपटॉप भेज दिया गया, कहीं मोबाइल भेज दिया गया, उसी में कुछ खाने की चीजें भेज दी गई। तो इसको जो कुछ हम भेजते हैं, इसलिए इसको निर्यात टोकरी कहा जाता। तो निर्यात की टोकरी में कृषि महत्वपूर्ण योगदान करती है। 2025 में भारत का कुल जो है कृषि निर्यात 51.2 अरब डॉलर का रहा है। वही टोटल निर्यात का ये 11-12% है। इस निर्यात से हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और भारत का जो व्यापार संतुलन है वो ठीक होता है, अर्थात हमारे पक्ष में आता है। विश्व की कृषि में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एक वैश्विक कृषि शक्ति माना जाता है। ये हमारी कृषि ही है जिसने पूरे विश्व में हमें कृषि महाशक्ति होने का सम्मान दिलाया है। यही बात तो कही जा रही है कि विश्व कृषि में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में कृषि ने ही हमें अंतरराष्ट्रीय ख्याति व मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट बात है, भारत का जो आंतरिक व्यापार है वो भी मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है। कैसे? कृषि की वस्तुएं पैदा हुई, फिर उनकी ढुलाई पर ढुलाई होती है, ढेर सारा व्यापारी होलसेलर से रिटेलर तक लगा हुआ है। तो ये आंतरिक व्यापार मुख्यतः कृषि का ही है और कृषि वस्तुओं का ही आवागमन का व्यापार ये है। अब इसमें किस तरह से ये सब कुछ चलता, कितने क्षेत्र इससे सहारा पाते हैं? देखिए, रेल परिवहन, रेलवे की आय का सबसे महत्वपूर्ण भाग कृषि वस्तुओं के किराए से मिलता है, ढुलाई से। सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण भाग कृषि वस्तुओं की ढुलाई से आता है। तो रेल परिवहन को ये सहारा दे रही है, सड़क परिवहन को ये सहारा दे रही है। किसान ही सबसे ज्यादा कर्ज लेता है, तो बैंकिंग इसी पर निर्भर है। किसान की इनकम होती तो वही सबसे ज्यादा बीमा कराता, तो बीमा भी उसी पर निर्भर है। तो देख रहे, उद्योग के रूप में परिवहन क्षेत्र को सहारा दे रही है। सेवा क्षेत्र जो बीमा और बैंकिंग सेवा क्षेत्र कहलाते हैं, उन्हें सहारा दे रही है। तो देखिए, भारत का आंतरिक व्यापार मुख्यतः कृषि पर आधारित है। थोक और खुदरा व्यापार के अतिरिक्त ऋण व बीमा व्यवसाय भी कृषि पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है। रेल परिवहन तथा सड़क परिवहन की आय में कृषि संबंधी परिवहन का बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, चाहे ये केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सामान्य तौर पर कृषि राज्य सरकारों का विषय है, लेकिन जो हमारे संघ राज्य क्षेत्र है वहां की कृषि किसका विषय है? केंद्र सरकार का विषय है। तो भू राजस्व सरकार वसूलती है किसानों से, तो राज्य सरकारों के खजाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भू राजस्व से आता है। केंद्र सरकार के भी खजाने का एक हिस्सा भू राजस्व से आता है। कहाँ के भू राजस्व? संघ राज्य क्षेत्रों के भू राजस्व से आता है। उसके बाद उत्पाद शुल्क सरकारें लगाती हैं। तो कई ऐसी कृषि वस्तुएं जो उत्पाद शुल्क के रूप में राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे चाय है, कॉफी है, तंबाकू है, तिलहन है, मसाले हैं, ये सब। देश के पूंजी निर्माण में, देश में प्रतिवर्ष कितनी बचत हुई, इसको पूंजी निर्माण कहा जाता है। तो देश की जो कुल बचत हुई है उसमें कृषि बचत एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब खेती से किसानों को बचत होती है तो वो क्या करते? उद्योग और सेवा क्षेत्र में मांग बढ़ा देते हैं। उद्योग में कैसे? वो बाइक खरीद लेंगे, वो ट्रैक्टर खरीद लेंगे, नए कपड़े खरीद लेंगे, वो मोबाइल खरीद लेंगे। देख रहे, उद्योगों की औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रोत्साहित होता है। वे जो है बीमा करवा देंगे, तो सेवा क्षेत्र को उन्होंने प्रोत्साहित किया। और कृषि क्षेत्र से कृषि जो बचत होती है, पूंजी निर्माण होता है, वो अतिरिक्त पूंजी कहाँ? गैर कृषि क्षेत्रों में निवेशित कर दी जाती, इन्वेस्ट कर दी जाती है। शहर में उसने प्लाट खरीद लिया, कोई फैक्ट्री में उसने हिस्सेदारी ले ली। तो इस तरह से कृषि की बचत गैर कृषि क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है। यही बात कही जा रही है। उद्योग तथा सेवा क्षेत्र आदि में मांग उत्पन्न करती गैर कृषि क्षेत्र में बचत के माध्यम से निवेशित होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि का महत्व केवल आर्थिक जीवन तक सीमित नहीं है। युगों युगों से हमारी संस्कृति को कृषि की ही अक्षुण्ण माने, जो छिन्न मिन्न कभी नहीं हुई, कभी सूखी नहीं, कभी टूटी नहीं, सतत सनातन। अक्षुण्ण माने सतत सनातन जो कृषि परंपरा है हमारी, उसी ने हमारी संस्कृति को भी जीवित बनाए रखा है। हमारी जो प्राचीन गौरवमयी संस्कृति वो क्या है? वो कृषि जीवन की, ये ग्रामीण जीवन की एक खीर टाइप है, ग्रामीण जीवन का ही मिक्सचर है। तो सारी बातें, हमारी सारी सभ्यता संस्कृति कृषि पर ही पूरी तरह से आधारित है। देखिए,
मैं आपको पहले निबंध में बताया था कि भगवान राम जो है मूल्यों के साकार विग्रह माने जाते हैं। और हमारी संस्कृति क्या है, मूल्य व्यवस्था ही तो है। अब देखिए, भगवान राम के पैदा होने में कृषि का कितना जबरदस्त योगदान था। भगवान राम पैदा ही नहीं हो पाते अगर कृषि नहीं होती। तो जब राजा दशरथ को दुख हुआ कि उनके संतान नहीं है, तो वशिष्ठ जी के पैर पकड़े जाके। तो वशिष्ठ जी ने वेश्याओं का एक प्रतिनिधि, एक मतलब वेश्याओं का एक समूह या झुंड भेजा कि श्रृंगी ऋषि जहां तपस्या कर रहे थे, वो पुत्र जो है यज्ञ के सबसे बड़े आचार्य कहलाते थे, लेकिन पुत्र पुत्री का, स्त्री पुरुष का भेद उनको नहीं पता था। वो पैदा होके कुछ दिन बाद ही बचपन से अपना तपस्या कर रहे थे। अब वेश्याओं का दल वहां गया, खूब ढेर सारे लड्डू पेड़ा लेके। अब जब श्रृंगी ऋषि जिस तालाब में नहाने जाते थे, उसी समय वेश्याएं भी तालाब में नहाने आए। अब 2-3 दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन ये देखें तो उन वेश्याओं का जो शरीर था वो गोरा था, सुंदर था, चिकना था। इनका शरीर खुरखुरा और बहुत बेकार टाइप इनको लगता था। 3-4 दिन जब हो गया, तो 5वें दिन जब ये नहा रहे थे, वो नहा रहे थे, तो ये पूछे कि आपका शरीर बड़ा गोरा और चिकना, मेरा शरीर बड़ा सूखा सूखा बेकार है। तो वेश्याओं ने कहा, हम लोग तपस्वी हैं, हिमालय के वन में तपस्या कर रहे थे, वहां के फल बड़े पौष्टिक होते हैं, और इसलिए हमारा शरीर ऐसा है और तुम्हारा शरीर इस तरह का है। तो ये चीज हो गई। तब फिर उसके बाद ये एक दिन कहे कि हमें भी वो फल खिलाइए। तो इन्हें अपनी कुटिया में ले गई और लड्डू पेड़ा सब खिलाए। पर लड्डू पेड़ा क्या है, ये सब कृषि के ही तो उत्पाद है। बेसन है, चीनी है, घी है, खोया है। तो अब जब लड्डू पेड़ा उनको खाने को मिला, तो वो भूल गए फिर घास पात जो खाते थे। अब रोज वहीं पहुंचे रहे। 1 महीने तक वो सब खिलाएं। 1 महीने में इनकी आदत पूरी तरह से हो गई, स्वाद बदल गया जीभ का। अब जब अगले महीने फिर पहुंचे, तब उन्होंने कहा फल तो खत्म हो गए। तब ये रोने लगे बिलख के। तो उन लोगों ने कहा, हम तपस्वी, हमें तो तपस्या ही करना, चलिए हिमालय के उसी वन चलते हैं जहां ये फल बहुत अधिक मिलते हैं। इस तरह से उल्लू बना के श्रृंगी ऋषि को अयोध्या ले आई। तब वो इतना तपस्वी थे कि जिस राज्य की सीमा पार करते थे वहां पानी बरसता था। तो जब अयोध्या में पानी बरसा, तो वशिष्ठ जी जान गए। तब वशिष्ठ जी गए, उनको पुत्र पुत्री का भेद बताए, स्त्री पुरुष का भेद बताए, फिर बताया कि हम तुम्हारे फूफा हैं, और फिर उन्हें आदेश किए कि पुत्र यज्ञ करवाइए। अब जब यज्ञ हुआ, तो यज्ञ में हम क्या डालते, हविष्य, हवन में जो डाला जाता है। हविष्य में क्या होता है, जौ होता है, तिल होता है, सूखे मेवे होते, घी में सने होते, तो इसको कहते हैं हविष्य। तो देख रहे, हमारा जो धर्म है वो भी कृषि पर ही निर्भर है। अब हविष्य जब यज्ञ देव को हम डालते, तो उनसे आशा की जाती है कि देवताओं तक पहुंचा दे, लेकिन वो मूल रूप में नहीं पहुंचाते। वो उसको रूपांतरित कर देते हैं किसमें, हव्य में, और हव्य देवताओं को समर्पित कर देते हैं। अब जब यज्ञ देव यहां प्रसन्न हुए यज्ञ से श्रृंगी ऋषि के, तो हव्य ले आए। वो जो देवता उपभोग करते, वही हव्य उन्होंने श्रृंगी ऋषि को दे दिया। वो हव्य क्या था, वो खीर के रूप में था। तो खीर में क्या, चावल है, दूध है, चीनी या गुड़, जो कुछ होता हो, मेवे होते हैं। और वही खीर खा के ही तो रानियां गर्भवती हुई, तो भगवान राम पैदा हुए। तो देख रहे, सब कृषि पर ही टिका हुआ है। तो यही बात है। अब मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, किसान का जीवन तपस्या का जीवन है। यह न केवल अन्न उगाता है, बल्कि राष्ट्र की संस्कृति को भी जीवित रखता है। अब लास्ट में निष्कर्ष दे देंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय कृषि का देश के समग्र आर्थिक विकास, अंतर्देशीय माने देश के अंदर जो व्यापार होता है, और देश का जो विदेशों से व्यापार होता है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो देश के समग्र आर्थिक विकास, अंतर्देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा जनता के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। और यह विश्वास है कि यह स्थिति अभी दीर्घकाल तक बनी रहेगी। कृषि हमारे जीवन की धुरी बनी रहेगी। लास्ट में लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जय जवान जय किसान। तो ये आपका निबंध हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व लगभग 700 शब्द है। कहिए तो हम और छोटा कर दें, देखिए। हाँ, अब प्रस्तावना का छोटा मत करिएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको हटा दीजिएगा, दोहरा रहा है ये।
अब इसमें इस पैरा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान इतना है। देश में कृषि सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता है। उसके बाद चाहे तो इसको गायब कर दें, तो विस्तार है। फिर सीधे आ जाए यहां ग्रामीण रोजगार प्रदान करे या ग्रामीण नगरीय प्रवसन को रोकती, तो 20-25 शब्द यहां कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहां कृषि उत्पादकता बढ़ने से ग्रामीणों का जीवन स्तर उन्नत होता है। इससे ग्रामीण निर्धनता के उन्मूलन में सहायता मिलती है, ग्रामीण विकास प्रोत्साहित होता है और ग्रामीण नगरीय अंतराल कम होता है। इसमें कुछ आप छोटा नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए यह 1.4 अरब जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अब ये चाहे तो विस्तार, इसको हटा दीजिए, यहां से सीधे आइए कृषि अधोसंरचना। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर आप शब्द लिखते हैं वो आपके शब्द संख्या में जोड़े नहीं जाते, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेतरतीब सब ब्रैकेट में कर देंगे, लेकिन जोड़े वहां आयोग में नहीं जाते। तो ये शब्द तो जोड़े ही नहीं जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कृषि अधोसंरचना को उन्नत करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित होती, जिससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का लाभ होता है। नेक्स्ट देखिए, अरे कृषि अपनी सहायक गतिविधियों, यहां पर हम कृषि अपनी अनेक सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है, तो ये बाकी विस्तार कम हो गया। ये तो पूरा यही से साफ हो गया। कृषि अपनी अनेक सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बस इतने में काम चल जाएगा, बाकी नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं। कच्चा माल ये सब हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट कर सकते, विश्व कृषि में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। लास्ट वाला तो इसी का विस्तार और दोहराव है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता ये वो कोई मतलब नहीं इसका। यहां पर देख, विश्व भारत का आंतरिक व्यापार मुख्यतः कृषि पर यह आधारित है। अब आगे कर देंगे। थोक कामा खुदरा, ऋण व्यवसाय, बीमा व्यवसाय तथा परिवहन व्यवसाय आदि इसी पर आधारित हो गया। छोटा हो जाएगा ये। भू राजस्व के केंद्र व राज्य सरकारों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी प्रकार कृषि उत्पाद शुल्क भी है। बस हो गया। देश की पूंजी निर्माण में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि द्वारा अर्जित क्रय शक्ति गैर कृषि क्षेत्रों जैसे उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में मांग उत्पन्न करती है और गैर कृषि क्षेत्रों में निवेशित होती है। बस इतना लिख दीजिए। बस हो गया। लगभग 100 शब्द से ज्यादा ही कम हो गया। अब और इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। हो गया। निष्कर्ष में क्या कम करेंगे? कुछ नहीं। तो एकदम ठीक ठाक तो हो गया। ठीक है, कृषि का ये जो पहला निबंध है वो हो गया आपका। अब हम लोग फिर दूसरा निबंध पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। आज मैं फिर कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं ठीक करवा दूँ। इसीलिए कम्युनिटी बनाने की भी मैं कोशिश किया था, तो उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान मुझे है नहीं। तो अभी पूरी तरह जो लोग शामिल हो गए हैं तो मैं सब में डलवा दूंगा डॉक्यूमेंट। ओके।